हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, बात है क्लास 12th की। क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो इस चैप्टर को हमने बांटा है 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने आप देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चैप्टर में से एग्जाम में आना तय है, पक्का है, कंफर्म है। जो जो साइनोनिम्स हैं सारे अप्लाई कर दो, ये होना ही है, आएगा ही आएगा इसमें से। और टू अ सर्टेन लेवल आप कह लो कि बच्चों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती भी है, लेकिन आई मेक श्योर कि ये 3 वीडियोस देख लो, तुम्हें दिक्कत नहीं रहेगी। दिस इज माई गारंटी टू यू। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं आगे फटाफट से और देखते हैं क्या। देखो, हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनको ज्यादा बुकिश लैंग्वेज जाने से पहले हम ना पहले इसको नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें ना तुम अपनी लाइफ में करते हो। अच्छी बात पता है क्या है कि अगर तुम इस पढ़ाई को ना सिर्फ अपनी लाइफ से कनेक्ट कर दो ना, तो तुम्हें ऐसे ही मतलब समझ में आ जाएंगे, जस्ट लाइक अ लड्डू। लेकिन होता क्या है, हम इसको बुक मान लेते हैं, हम इसको बुक बना देते हैं कि और ये बुक का चैप्टर है, अबे यार कैसे याद होगा ये वो। तो सारी प्रॉब्लम ना यहीं आ जाती है। सारा का सारा जो खेल है ना बच्चों, यहां पर है, हाउ यू टेक इट। तुम्हें पता है तुम इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हो और बहुत ही मजे मजे में कर रहे हो, हंसते हंसते कर रहे हो। समझ में आ रही बात। लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं, ये बोल के कि ये पढ़ाई, और पढ़ाई को हमने कॉम्प्लिकेट बना रखा अपने आप ही। ठीक है, तो बस इतना समझो कि ये रियल लाइफ में तुम ऑलरेडी कर रहे हो। तुम खुद अपनी लाइफ के मैनेजर्स हो, तुम अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। तो ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ना, अभी ये पढ़ाने वाला हूं, ये मैं तुम्हारी ही लाइफ से कनेक्ट करूंगा, तुम्हारी लाइफ से कनेक्ट करूंगा, और तुम देखना कितना इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। बस समझने की कोशिश करना, हवाबाजी में मत रहना कि जल्दी जल्दी ऊपर समझ ले, मेरा काम हो जाएगा, ओवरव्यू ले लूंगा, समझ जाएगा। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आगे काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम के तुम मल्टी मिलियनेयर्स हो और बिजनेस करने वाले हो अपना। तो तुम अगर अपना बिजनेस करने वाले हो, तुम्हें मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हवाबाजी करूंगा 5 मिनट पे 1 शॉट में ये वो कर दूंगा, काम हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। तो चलो, बातें हो गई काफी, शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का बहुत सिंपल सा मतलब है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कुछ ऐसी चीजें कि जो आप फॉलो करते हो, ऐसे ही फॉलो करते हो, सिस्टमैटिक मैनर में फॉलो करते हो। आप कह सकते हो दीज आर सम गाइडलाइंस ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो कि तुम सुबह उठते उठते मसालेदार चीजें नहीं खाते हो। अब तुमने अपने लाइफ का सिद्धांत बना लिया कि मुझे पता है कि इससे दिक्कत हो जाती है, आगे चल के मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं नहीं ही खाऊंगा। तो तुमने अपने लाइफ को ये प्रिंसिपल्स दे दिए, ये तुम्हारी लाइफ का प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल, है ना। तो कुछ चीजें जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, उसको गाइडलाइंस बना लेते हैं, इसी को बोला जाता है बहुत सिंपल फॉर्म में प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत। समझ में आ रही बात। जैसे आपने बना रखा है कि भाई मैं सुबह डेली 6 बजे उठूंगा ही उठूंगा, आप 6 बजे उठ जाते हो, ये आपकी लाइफ का प्रिंसिपल हो गया। तुम्हें पता है कि मुझे डेली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है स्कूल लाइफ में, जब तक तुमने अपने लिए प्रिंसिपल बना लिया, मान लो 12th क्लास के में ही बनाया आके, लेकिन ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल्स आर समथिंग विच आर गाइडलाइंस मेड बाय यू फॉर योरसेल्फ। किस लिए करोगे ये सब? एक अच्छे आउटपुट के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए, है ना, कुछ अचीव करने के लिए। तो यही प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस सेट बाय यू फॉर योरसेल्फ फॉर मेकिंग योर लाइफ मोर इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। इतना सही है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और सिद्धांत है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहां पर बात किसकी चल रही है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या होती है? चीजों को सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना। ठीक है, मैं बार बार आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दोबारा ये बोलूंगा कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। ये समझ के चलना, क्योंकि लर्निंग टेक्स टाइम, ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो as science, management also contains some principles which are developed by experts। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो उन्होंने पुराने समय में कभी मैनेजमेंट करी होगी, उन्होंने देखा कि यार सब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो देखे तो एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जब कोई प्रिंसिपल्स बनते हैं ना, वो आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन बनते हैं। ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ना, तो यार ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, तो मैं बार बार ऐसे ही करूंगा, ये प्रिंसिपल बन गया। और वो आया कैसे? जब आपने डीपली ऑब्जर्व किया कि अच्छा ऐसे करने से ये हो रहा है, ऐसे करने से ये हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच
एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। बहुत सिंपली मैं समझा चुका हूं तुमको ये बात कि ये क्या है, गाइडलाइंस है जो मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट लेवल पर डिसीजंस लेने के लिए हमें हेल्प आउट करता है, यानी मैनेजर्स को हेल्प करता है। सिंपल है, बात समझ में आ रही है। तो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स सिंपली आर द गाइडलाइंस व्हिच आर बीइंग फॉलोड बाय द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस इन एन इफेक्टिव मैनर। खत्म, समझ में आया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहां से हुई? डेवलपमेंट मतलब ये कहां से आया, कैसे ये बढ़ता चला गया, कैसे ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। तो सिंपली है बहुत ही, देखो पुराने समय में बिजनेस करते थे लोग बाग, बिजनेस तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, छोटे लेवल पे था, फिर बड़े लेवल पे, आज तो बहुत अलग ही लेवल चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में लोग ध्यान नहीं देते थे कि बस काम करे जा रहे थे, भेड़ चाल में काम करे जा रहे थे, है ना। तब एक बंदा आया होगा जिसने देखा कि यार ये ऐसे हो रही हैं चीज़ें, इसको तो ऐसे होना चाहिए, अगर ये बंदा ऐसे करेगा ना तो इसको अच्छा आउटपुट मिलेगा, अगर इसको बार बार फॉलो करेगा तो कॉन्टिन्यूसली उसको सक्सेसफुल आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे डीप ऑब्जर्वेशन से ना डेवलपमेंट हुई किसकी? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो क्या देखो, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड अपॉन द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। अब एक रातों रात तो बने नहीं होंगे कि आज रात को किसी को सपने में भगवान आए कि बेटा ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ले ऐसे अप्लाई कर दे। ऐसा तो नहीं होता बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हुआ क्या होगा कि लोगों ने कोई प्रॉब्लम फेस की होगी मे बी, या कुछ आउटपुट नहीं आ रहे होगा, तो उन्होंने देखा क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो बार बार उसको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस किया होगा उसको सही सुधारने के लिए। अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, फिर ऐसे कर लेता हूं, ऐसे नहीं हो रहा तो एक और चीज कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो थॉमस एडिसन, तुम सबने सुना होगा, ये बल्ब वाली कहानी सुनी होगी। उन्होंने कितने 999 यानी 1000वां जो उनका था ना एक्सपेरिमेंट, वो जाके बना था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो 1000वां एक्सपेरिमेंट उनका सही प्रूव हुआ था, तो वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो 999 बार उन्होंने क्या सीखा, ये नहीं करना है, समझ रहे हो। तो बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से यहां पे मैनेजमेंट ने पता चला कि ये चीजें अगर ऐसे की जाएंगी तो एक बेहतर आउटपुट मिलेगा, एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो यही चीज है कि जो डेवलपमेंट हुई है इसकी प्रिंसिपल्स की, वो ओवरनाइट नहीं हुई है। ये कैसे हुई है? एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें लगातार प्रैक्टिस की गई, समझ गए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जाके ये आउटपुट निकल के आया कि प्रूफ प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू डेवलप दीज प्रिंसिपल्स। और फिर फाइनली जब प्रूफ हो गया कि हाँ ये चीजें ऐसे काम कर रही है, तब हमने उसको प्रिंसिपल का नाम दे दिया, तब वो प्रिंसिपल्स बन गए। ऐसे डेवलपमेंट हुई किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले नंबर पे डीप ऑब्जर्वेशन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि डीपली ऑब्जर्व करना होता है कि चीजें किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। किस तरीके से काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से काम नहीं कर रही है, या कह लो आप दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, ऐसे काम हो जाएगा, तो कैसे नहीं होगा वो भी ध्यान रखना है आपको। तो डीपली ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम नहीं कर रही हैं, और फिर उस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि चीजें सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं जा रही है, फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए। तो पहला स्टेप क्या होता है, डीपली ऑब्जर्व करो। दूसरा, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता है कि यार इससे दिक्कत हो रही है, इससे नहीं हो रहा, तो आप एक्सपेरिमेंट करो, ये नहीं फिर दूसरे तरीके से, ये नहीं फिर दूसरे तरीके से, ये नहीं तो दूसरे तरीके से। और अगर आपको सक्सेस मिल गई तो अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। मान लो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपको सक्सेस मिल गई, यानी कि आपने 1 घंटा डेली का शुरू किया कि भाई मैं डेली का 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, बिजनेस स्टडीज डेली 1 घंटे पढ़ूंगा, तो तुम्हें दिखा कि यार मेरे यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर आने लग गए। अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे कि अब मुझे और अच्छे नंबर चाहिए, तो आप उस 1 घंटे को 1.5 घंटे में कन्वर्ट करोगे कि डेली में 1.5 घंटा पढ़ूंगा, फिर आप 1.5 को 2 घंटे में कन्वर्ट करोगे। तो इस तरीके से बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, आपको और अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये 2 की स्टेप्स हैं किसके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या हैं बच्चों? फीचर्स हैं देखो इसके, नंबर 1 बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस। ये कोई ऐसा कानूनी लॉ नहीं है कि तुम पे अब थोप दिया गया कि भैया अगर ऐसे नहीं करोगे तो चालान कट जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक गाइडलाइंस है। जैसे आपको कोई चीज हेल्प चाहिए होती है किसी से, तो आप पूछते हो कि भैया क्या करूं बताओ ताकि मेरे मार्क्स आ जाएं, तो वो अपने कुछ आपको आइडियाज देगा, आपको कुछ डायरेक्शंस दिखाएगा कि भाई बेटा ऐसे कर फिर ऐसे कर, हो जाएगा, तो आप फॉलो करोगे। लेकिन आपके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन तो नहीं है कि तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से जो गाइडलाइंस है ना, ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये भी कोई लीगल
इंप्लीमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं, ये गाइडलाइंस है, फॉलो करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। हाँ, लेकिन ये टेस्टेड है, प्रूफ है ये कि ये ऐसा करने से ऐसा हुआ है, तो जिसको चाहिए वो यूज करे, जिसको नहीं चाहिए वो ना करे, ठीक है। जिसको सक्सेस पानी है वो यूज करेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपके ऊपर ये थोपा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस है, कोई ऐसा लीगल बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट। तो भाई तुम किस लिए काम कर रहे हो, इसको क्यों ढूंढ रहे थे इसको? अगर तुम प्रिंसिपल्स की बात करो तो क्यों ढूंढ रहे हो? बिजनेस को ठीक करने के लिए, मैनेजमेंट को इंप्रूवाइज करने के लिए, मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, है ना, एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए। तो ये वही प्रोवाइड करता है, आपकी मैनेजमेंट को हेल्प करता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, सही डायरेक्शन दिखाता है, आपको बताता है किस किस तरीके से आप काम करोगे तो आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कि सक्सेस है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म टू गाइड एंड हेल्प मैनेजर्स। मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए गाइड की गई है कि मैनेजर्स अगर इस तरीके से काम करेंगे तो उनको हेल्प होगी और उनका काम सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे प्रिसाइजली इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग द रिलेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। इसमें मेनली क्या होता है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है कि ताकि उनके बीच में, क्योंकि देखो अब एक जगह पे अगर बंदे काम कर रहे हैं तो अगर वो म्यूचुअली काम करेंगे ना, मिलजुल के काम करेंगे तो ही अच्छा है, वरना फिर एक इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो काम नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो गाइडलाइंस है ना, ये टाइम के साथ साथ फ्लेक्सिबल है, यानी कि दे आर चेंजेबल, इफ रिक्वायर्ड चेंजेस में भी डन, चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो ऐसे ही करोगे। अब मान लो कि कोई प्रिंसिपल का एक पार्ट ऐसा है जो मुझे सूट नहीं कर रहा लेकिन तुमको सूट कर रहा है, तो मैं थोड़ी ना उसको फॉलो करूंगा। मुझे पता है कि अगर ये काम ऐसे नहीं ना, इस तरीके से हो रहा है, तो मुझे दिख गया कि अगर मैं इस गाइडलाइन में थोड़ा सा ये चेंज करूँ ना, स्लाइड चेंज करूँ तो मुझे बेहतर आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। अब मान लो कि जैसे सारी वीडियोस तुम देख रहे हो, सब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, उससे ज्यादा इंटरेक्शन बच्चों से मैं ऐसे कर सकता हूं, तो मुझे ये इफेक्टिव तरीका लग रहा है। तो अगर मुझे ये इफेक्टिव लग रहा है तो मेरे लिए ये काम कर रहा है, समझ में आ रही है बात। तो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए मुझे अगर ये अच्छा लगा तो मैंने चेंज कर दिया, मैं उसी भेड़ चाल में नहीं चला, मैंने अपना तरीका चेंज कर दिया। तो मैंने अपना तरीका चेंज किया तो मुझे पता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है, समझ रहे हो। तो गाइडलाइंस ऐसी है कि ये चेंज की जा सकती है एज पर द नीड, फॉर्म बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट। ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये ओवरनाइट नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि रात को भगवान जी सपने में आया बोला कि ये कर बेटा तेरा बिजनेस चल पड़ेगा, नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, उसके ऊपर रेपिटेडली काम किया गया होगा, है ना, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तब जाके रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, फिर वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले हमने, जो फ्लेक्सिबिलिटी आई ना, ये वैसे ही है। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि जो ये सिचुएशन आई है ना, ये प्रिंसिपल्स बने हैं, वो पहले एक प्रॉब्लम आई होगी, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, जिसके लिए हमने ये प्रिंसिपल्स बनाए होंगे कि यार इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, है ना। तो द अबव स्टेटमेंट मीन्स दैट दिस प्रिंसिपल्स कैन टेल अस दैट इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन देन that might be the result but they can't give exact and absolute result। कि मतलब cause and effect, अगर तुमने ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। बात समझ में आ रही है। तो लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अगर ये है तो यही होगा। हाँ, assumption is there कि अगर ऐसे करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, that शायद is always there। बात समझ में आ रही है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, इतना कॉन्क्रीट नहीं है कि ऐसे ही होगा, समझ गए। नेक्स्ट, इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायर्ड, जो हमने अभी भी बात की, थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि जब मैंने जो एक्सपर्ट्स ने पहले जब मैनेजमेंट के वो चीज़ें बनाई होंगी तो एक ही बनाया और वही आज तक चली आ रही है, नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने भी चेंजेस किए होंगे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या बोला कि जब पहले भाई हम लोग पहले चटाई पे पढ़ाना शुरू किया हमने, है ना, ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, फिर ग्रीन बोर्ड्स आ गए, फिर स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, टैब्स आ गए, है ना, फिर ऐसे सब ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है, मैंने इसको चुन लिया, समझ रहे हो। तो इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायर्ड है। तुम भी तो अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइज कर रहे हो ना। पहले तुम ऐसे ही चोमों से कपड़े पहनते होगे, अब तुम टशने में घूमते होगे। पहले तुम फ़ोन भी नहीं लेते होगे, अब तुम आईफोन चमकाते होगे, बाइक स्कूटी। इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है। पहले हेयर स्टाइल कैसा भी घर वाले ले जाके कटोरा कटवाते थे, चल जाता था। अब क्या अपने हिसाब से चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, ठीक है, मेसी हेयर चाहिए, तो डिपेंड करता है। तो हम अपने ऊपर इम्प्रोवाइज करते हैं। वैसे ही ये सारे नियम जो एक बार बन गए, इसका मतलब नहीं कि कॉन्क्रीट हो गए यही चलेंगे, इनको चेंज किया जा सकता है एज पर नीड, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब मैनेजमेंट की बात आती है ना तो इसकी अत्यंत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अखंड इंपॉर्टेंस है तुम कह सकते हो। क्या? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या? डायरेक्शन लाइफ में। और अगर लाइफ में है तो ये तो बिजनेस की बात है, समझ रहे हो कि लाइफ में अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से जाना है, तुम्हारा काम वैसे, आधी जिंदगी तो तुमने वैसे ही जीत ली, समझ गए। तो सिमिलरली अगर मैनेजर्स को ये पता हो कि उनको किस डायरेक्शन में और किस तरीके से काम करना है ना, तो आधा बिजनेस तो उन्होंने वैसे ही सक्सेसफुल कर देना है, समझ गए। बस ये पता चल जाए हाउ टू डू। समझ में आ रही बात? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दीज प्रिंसिपल्स इंक्रीज द नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। ये मैनेजर्स की एबिलिटी को और नॉलेज को बढ़ाते हैं। दे गाइड्स द मैनेजर इन ऑर्डर टू टेक राइट एंड एक्सेप्टेबल डिसीजन इन अ सर्टेन सिचुएशन। कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो सही और ऐसा डिसीजन लो कि वो एक्सेप्टेबल हो, यानी वो माना भी जा सके और किया भी जा सके, हवाबाजी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है मैनेजमेंट ही है ना, मैनेजमेंट ही है। तो ये मत समझ लेना कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, उसी का साइनोनिम है, ठीक है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके पिछले वाले पॉइंट में तुमने पढ़ा कि ये मैनेजर्स को अलाउ करता है कि वो अच्छा डिसीजन ले सकें, एक्सेप्टेबल डिसीजन ले सकें एक सिचुएशन में। तो अगर हम मैनेजर्स को इस लायक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट अच्छा ही तो होगा, समझ गए। तो ऊपर वाली बात इसको कनेक्ट कर रही है कि हम मैनेजर्स को कैपेबल बनाते हैं, एबल बनाते हैं। कौन? मैं नहीं बना रहा, ये प्रिंसिपल्स बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी मैनेजमेंट और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली कि मैनेजर जो स्किल्ड हो गया, एबल हो गया, काबिल हो गया, तो वो क्या करेगा? क्योंकि मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि जो उसकी जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का सही, सटीक और बेहतर यूज करके दे, तभी तो बिजनेस चलेगा, तभी तो बिजनेस अच्छा होगा, वरना कैसे होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। इट लीड्स टू द मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज एंड ओवरलैपिंग ऑफ टास्क। मतलब तुम्हारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे रॉ मटेरियल, कुछ भी हो, उनका सही से यूज हो और किसी के ऊपर भी फालतू का प्रेशर ना आए। समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक डिसीजंस, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजंस क्या होता है? अगर आप सिंपली समझो, साइंटिफिक डिसीजंस वो होते हैं जो किसी रूल को फॉलो करके लिए जाते हैं, और जब रूल को फॉलो, कभी जिसकी भी चीज़ में एक रूल आ गया ना, वो साइंटिफिक बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या है, देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये, मैंने क्या बताया आपको, कि जो सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, ठीक है, उसे साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। दैट इज दे help the managers to approach various problems of management in a systematic and scientific manner। देखो मैंने अपनी बात सही कर दी, systematic। Whenever a task is being done in a systematic manner, it is scientific। When some laws are followed, है ना, तो जब भी कोई लॉ फॉलो किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली इस काम को किया जा रहा है, दैट बिकम्स साइंटिफिक बाय नेचर। तो ये क्या है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये साइंटिफिक इन नेचर है, क्योंकि ये एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं आपको, सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि ये ऐसे ऐसे करने हैं आपको, है ना। नेक्स्ट हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बिजनेस एथिक्स में सिखाया जाता है आपको, है ना, कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस का एक सीधी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने समाज के प्रति, यानी उसको अपने समाज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट है, क्योंकि समाज से ही बिजनेस चलेगा। उसके बिजनेस से समाज नहीं चलेगा, समाज से बिजनेस चलेगा, समझ रहे हो। सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बिजनेस अगर अपनी सोसाइटी का ध्यान रख रहा है, सोसाइटी का ख्याल रख रहा है, वो बिजनेस का चलना तय है। आप टाटा ग्रुप्स को ले लो, देखो किस लेवल पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स, अगर आप 99.9% देखो, 100% तो नहीं बोल सकता मैं, 99% प्रोडक्ट्स तुम उनके देखोगे ना, तो वो क्या है, ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है, वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। टाटा की कार्स का टक्कर करा दो किसी दूसरी कार से, तुम्हें पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे मीम्स भी है इसके ऊपर, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर। तो टाटा के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, तो सोसाइटी को एक रीजनेबल प्राइस में वो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो टाटा आज कहां पर है, आसमान की बुलंदियों पर है या नहीं है। तो जो सोसाइटी का ध्यान रखेगा, जो सोसाइटी का ख्याल रखेगा, वो लॉन्ग रन में चलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप आके थोड़ा बहुत पैसा कमा के छाप छुप के निकल जाओ, लेकिन सोसाइटी को धोखा देने वाले को सोसाइटी माफ नहीं करती है, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। तो ये
एथिक्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बोलते हैं, बताते हैं कि आपको सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा, सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ये बताती है, अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो एथिक्स प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट है उसकी ट्रेनिंग करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। यानी द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग विच फोर्सेस द मैनेजर टू डू रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। क्योंकि जब कोई सिचुएशन आती है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जजमेंट, साइंटिफिक जजमेंट देखनी होती है, यानी कि आप सिस्टमैटिक तरीके से सोचो, पर्सनल ना जाओ, इमोशनल ना जाओ। और दूसरा, आपको लॉजिकल सोचना पड़ता है, लॉजिकल। ठीक है, हवाबाजी में नहीं कि अरे यार ये तो अच्छा, ये तो मेरा भाई है, मैं इसके लिए ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। भाई वो बिजनेस भी है, समझ रहे हो, ये तो मेरा रिश्तेदार है, मैं इसको कैसे नहीं निकाल सकता, जब वो काम ही नहीं कर रहा तो बिजनेस तो खराब हो रहा है ना। तो आपको लॉजिकल सोचना पड़ता है। और आप जो जजमेंटल होते हो ना, वो साइंटिफिकली जजमेंट हो सकते हो, है ना। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सा एक मैं आपको एक सेइंग बताता हूँ, इसका बहुत ही धांसू रूल है, नेवर हायर अ पर्सन whom you कैन नॉट फायर। ठीक है, कभी भी ऐसे बंदे को हायर मत करो जिसको तुम फायर ना कर सको। क्यों? क्योंकि तुम इमोशनल बाउंड हो जाओगे, समझ रहे हो। तो वही सब चीजें यहां पर एक मैनेजर को सिखाई जाती है कि भैया इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो आप कैसे करोगे। तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा खत्म होता है इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल बेसिक बातें ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अति इंपॉर्टेंट, अखंड इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा एग्जाम में, 99.9% पॉसिबिलिटी होती है इसके आने की। समझ में आ रही बात? तो अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज हमने इस वीडियो में सीख लिया है क्या, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हमने फंडामेंटल्स आज सीख लिया है, जो कि आई एम श्योर तुमको समझ में आ गए होंगे। लेकिन टाइम इसने लिया है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, टाइम लिया, लेकिन लर्निंग टेक्स टाइम, रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी। ये याद रख, पढ़ लोगे ना एक बार, भूलोगे कभी नहीं, ध्यान रखना। तो मैंने 5-7 मिनट में मैं भी बता सकता हूं ऊपर से, कोई बड़ी बात नहीं है ये, बल्कि उससे भी जल्दी बता दूंगा। तुम्हें जितने भी ये चैनल देख रहे होगे ना, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे जल्दी बता सकता हूं। लेकिन मुझे तुम्हारे दिमाग में घुसाना है इन चीजों को, है ना। हवाबाजी नहीं की, हवा बन के निकल जाए, बस कहने को सुन लिया, एग्जाम में जब आया तो रफू चक्कर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी बात आती है इसके नोट्स की। नोट्स तुम्हें देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर हमें डीएम करो, नोट्स NOTES, तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करोगे, उसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेजना, तुम ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर दिया जाओगे। ड्राइव पे इसके नोट्स, धांसू नोट्स फ्री में अवेलेबल है, फ्री में। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें बिजनेस ही पढ़ा रहा हूँ और मैं बिजनेस एथिक्स को फॉलो भी कर रहा हूँ। देखो तुम टू अ सर्टेन लेवल में क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं अपना जो कंज्यूमर बेस है इतना स्ट्रांग बना रहा हूँ, कैसे बनाऊंगा अभी। अब मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे उनको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तुम जाके इस नोट्स को देखना, इन नोट्स को ना अपनी तुम बुक्स देखना अपनी, और नोट्स को देखना, तुम कंपेयर कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं अपने कस्टमर्स के लिए इतना कर रहा हूं तो मैं कस्टमर से बदले में क्या मांगूंगा। वीडियोज अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को जिनको भी इनकी नीड्स होते हैं उनसे सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।